आ, तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें अपन ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस मिले तो उनके लिए आ, कैसे कंडीशन, मतलब आप मेरे को वो कर दो, पीडीएफ व्हाट्सएप कर देना ओम शर्मा, ठीक है। और डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आपको याद भी रखना है उनको। आफ्टर दैट मैंने आपको बोला था कि वी आर गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ बिल्कुल बाकायदा, द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स। आपको स्क्रीन विजिबल है अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 1 दिखा है? अभी आप पढ़ पा रहे हो क्वेश्चंस को? यस सर। हाँ ठीक है। द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट पूछी है। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो तो आपको ये चीज तो समझ आई गई होगी, जो अपना जो क्वेश्चन है वो इक्वेशंस पे बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी और आफ्टर दैट उन इक्वेशंस का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। आप 1 मिनट में इसको सोल्व करके मेरे को बता दो जो भी आपका आंसर आ रहा है, राइट। शाबाश, कर दो। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन विजिबल होगा अच्छे से, कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। अक्षिता मोदी, आर्यमन शर्मा, कोमल कुमारी, आगे से क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। अभी क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो आप लोग, मुझे ये बात बार बार बोलनी ना पड़े सबको। आया भी किसी का आंसर? या मैं कराऊं पहला क्वेश्चन? या तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, पहले आप क्या काम करो, क्वेश्चंस को रीड आउट करो। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। तो उसने पेंसिल्स की बात कर रहा है, इरेजर्स की बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है ₹9। आफ्टर दैट उसने क्या कहा है कि 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर कॉस्ट ₹18 है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को रीड आउट करने के बाद में आपको स्टार्ट कैसे करना है वो प्रोसीजर मैं बताना जा रहा हूँ। आपको पूछा है कि ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट क्या है, तो आप क्या काम करो, आप ये मान लो कि लेट अस एज्यूम दैट लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर बी एक्स एंड वाई रुपीज रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब, आप यहाँ पे समझ पाए हो भी इस चीज को? यस सर। क्या मतलब है बताओ? सर पेंसिल के लिए एक्स और इरेजर के लिए वाई। या वेरी गुड। पेंसिल की कॉस्ट आपको पता लगनी चाहिए, वो मैंने बता दी यहाँ पे। और इरेजर की भी कॉस्ट बता दी। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। या इसको मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट में ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, रेस्पेक्टिवली, राइट। अब अपने को क्या काम करना है, एक्स और वाई मान ली। अब आपको पता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है, तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? शाबाश, सर 2x। 2x होगी। एज 2x। सिंपल एज, अगर एक पेंसिल के ₹X लग रहे हैं मार्केट में, तो 2 पेंसिल्स के कितने लगेंगे? ₹2x लगेंगे। अच्छा जी, अब एक इरेजर के ₹Y लग रहे हैं, तो 3 इरेजर्स के कितने रुपीज लगे होंगे? 3x 3y 3y लगे होंगे। अब ये कह रहा है कि 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर के टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो पैसे लगे वो कितने रुपीज लगे? ₹9। तो पहली जो मैंने इक्वेशन बनाई है, क्या वो आपको समझ आई है? यस सर। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन आई हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन। और जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सोल्व करने में बेहद आसान है, बट एक ही कंडीशन है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। एग्रीड और नॉट? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को
कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो इट वुड बी मच बेटर, मच इजियर। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अब आप बताओ अभी सेकंड इक्वेशन अपन कैसे बनाएंगे। अब सेकंड में वो कह रहा है कि 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। तो एक पेंसिल की कॉस्ट आपको x रुपीस पता है, तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? आई थिंक 4x। एक पेंसिल की कॉस्ट, एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीस है, 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी? 6y। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 18। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये बातें नहीं समझ में आई हैं? 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18 कैसे आया? इक्वेशन कैसे क्रिएट करनी है? एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट है भी ऐसा? हेलो, बताओ भी। सबको समझ आ गई ये बात? Yes, sir. करेक्ट, ओके। अब देखो, अब अपन इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप सोल्व करने की ट्राई करेंगे तो सबसे पहले माइंड में आएगा आपके एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एलिमिनेशन मेथड जैसे ही आप लगाओगे तो पहले वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे ना, राइट? चाहोगे ना भी? तो आप ऐसा ही तो लिखोगे कि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? 2 × 2x + 3y = 9 × 9। यानी जो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी 4x + 6y। 4x + 6y = 18। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। और जो आपकी इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं इसको, 2 है, वो एज इट इज आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, वो क्या है? 4x + 6y = 18। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को देख रहा हूँ, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन एक ही है? मतलब Yes, sir. तो आप क्या बता सकते हो कि एग्जैक्टली ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर की कॉस्ट क्या क्या पॉसिबल है? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर कोइंसिडेंट इन नेचर। कोइंसाइड करेंगे ना भी, है ना? कोइंसिडेंट। अब जब कोइंसिडेंट इक्वेशंस हैं, ये कोइंसाइड करेंगी, तो आपके पास x और y की क्या कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? कौन बताएगा, बताओ। सो देयर आर, infinite. हाँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ, infinitely many values of x and y are possible। मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन 4। मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एक सेकंड, या from equation 3 and 4, we can say that given lines are both are coincident in nature। ठीक है। so there are infinitely many values, there are infinitely many solutions of, so there are infinitely many solutions of x and y are possible। there are infinitely many solutions of x and y are possible। अब बताओ भी, कोई एक सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर दो। कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने क्या काम किया, पर्टिकुलर कोई एक सॉल्यूशन लेट, आपने बोल दिया कि x 0 है या x 1 है। जब आप x 1 है कोई एक इक्वेशन में पुट कर लो, दोनों इक्वेशन सेम है, तो 4 × 1 प्लस में 6y = कितना आएगा? 18। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ भी? 18 - 4 / 6, बोलो कितना आ जाएगा? 14/6 यानी 7/3 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक सॉल्यूशन है ऐसा। क्या पहला क्वेश्चन समझ आ गया अभी?
ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट सोल्व करके आंसर मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। शाबाश। अब इसने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन का मीनिंग क्या है। क्या मीनिंग है अभी मैं ऐसा कहूं तो ये कोई गलत थोड़ी है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन ही तो है ये। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ आप कितनी मान लो, एल मान लो एक बार के लिए। ठीक है, और रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ कितनी मान लो आप, बी मान लो। राइट, अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कोई बताना चाहे भी, एनीबॉडी? बाउंड्री। बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कोई आपको शेप दी गई है, ज्योमेट्रिकल शेप, उसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। आदर्श बालूनी, वेरी गुड, आंसर भी आ गया अभी, शाबाश। तो वो कहना चाह रहा है पेरीमीटर का हाफ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे? ये एल, ये वाली एल तो 2l हो गई, ये बी, ये भी 2b होगी ना बाउंड्री का सम। तो 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर आप इसको 2l प्लस 2b भी लिख सकते हो पेरीमीटर को। अच्छा जी, हुज लेंथ, अब इसने किसकी बात की है, लेंथ की बात की है। इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ के बीच का गैप दे रखा है आपको। ठीक है, 36 मीटर। बता दो भी आंसर, शाबाश। मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिया आपको, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बता दिया, ऐसा समझ लो आप। वैष्णवी गर्ग बहुत अच्छे, मिहिर तोलानी वेरी गुड। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन आंसर तो आ रहे हैं। या आर्यन सिंह बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। पार्थ वेरी गुड, शाबाश। मैंने लेंथ एंड ब्रेथ क्या मान ली रेक्टेंगल की, वैष्णवी गर्ग, नाउ इट्स करेक्ट, गुड। एल एंड बी मान ली। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की? हेलो, आवाज आ रही है भी सबको? यस सर, आ रही है। एक्चुअली यार वो बीच में चला गया और ये तो मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली में वो जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस थे ना, वो भी चले गए अब। चलो कोई बात नहीं, अपन फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्वेश्चन लिखवाया था मैंने? रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था ना?
यस सर। हाँ, तब तक आप कैलकुलेट करो भी। रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ की बात कर रही है, शायद क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा अभी, एक सेकंड रुको। हाँ, मिल गया मिल गया। या यही था क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। कर दो फटाफट, सोल्व कर दो भी से, शाबाश, बहुत अच्छा। सबका आंसर आ जाना चाहिए भी अब, जिनका नहीं आया अभी तक। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो आप क्वेश्चन। देखो भी, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले अपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने मान ली रेक्टेंगल की लेंथ है वो L है। ठीक है, और रेक्टेंगल की ब्रेथ मैंने मान ली B है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, बताओ शाबाश। 2 into L plus B। 2L प्लस 2B, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 into L प्लस B, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो जाएगा भी, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है ना। अगर आप रेक्टेंगल गार्डन की पेरीमीटर का हाफ लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, L प्लस B बन जाएगा। ठीक है भी, अब L प्लस B की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, सॉरी मैं ऐसा लिख देता हूँ, L प्लस हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपको दे रखी है 36। ठीक है, और पेरीमीटर का हाफ होता कितना है, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 2L प्लस 2B, यही तो थी पेरीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। यानी यहां से आप लिख सकते हो L प्लस B आपका 36 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसको। अच्छा, दूसरी क्या इक्वेशन बनेगी, कोई बता सकता है? सर 2 into L plus B equal to 72। ये पहली इक्वेशन समझ आ गई ना अभी आपको। अब दूसरी इक्वेशन देखो, ये कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब ये हुआ कि जो L है ना, L वो ज्यादा है 4B से। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि L इक्वल हो जाएगा B प्लस 4 के? नहीं समझ आया भाई। ये कह रहा है कि जो L आपकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है, तो मैं ब्रेथ में 4 ऐड कर दूं तब इक्वल हो जाएंगी ना वो। हेलो, सुन पा रहे हैं भी आप? हेलो, यस सर आ रही है। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर जो आपकी लेंथ है रेक्टेंगल की वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो या तो आप एक काम कर दो, लेंथ में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो विड्थ के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर दो कि विड्थ में 4 ऐड कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है भी, L इज इक्वल टू B प्लस 4, यानी L माइनस B इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 देखो कितनी इजी इक्वेशन बनी है, L माइनस बी L प्लस बी डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा, आप तो क्या काम कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। कर दिया भी ऐड, क्या बनेगा बताओ, L प्लस बी प्लस L माइनस बी कितना बन गया, 36 प्लस में 4, तो यहाँ पे कितना बन गया, 2L इज इक्वल टू 40, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। कोई डाउट है भी इसमें? आपको 20 मीटर आ गया आपके पास L। नो सर। ये आ गई आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ। अच्छा जी, दूसरी बात बताओ फिर अब और क्या रह गया। जब आपको L पता है तो किसी एक इक्वेशन में L की वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या काम किया, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, L की वैल्यू 20 इसमें पुट कर दिया, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ शाबाश, B आपका आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है भी, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। यस सर। B आपका 16 मीटर आ गया। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, ओके। अब अपन आते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 3।
ज्यादा बेटर है मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखने की बजाय यहाँ पे क्वेश्चन क्या काम कर लेता हूँ, डायरेक्टली पिक कर लेता हूँ, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दे, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी। समझ में तो आ रहा है ना भी सबको? आवाज नहीं आ रही भी मेरे को बाकी स्टूडेंट्स की? यस सर। Yes, समझ में आ sir. रहा है या नहीं आ रहा बताओ? Sir, आ रहा है। सर आ रहा है। ठीक है। ये लो, ये थर्ड क्वेश्चन है, सोल्व करो शाबाश, जितना जल्दी हो उसके सोल्व इट। यह है क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तब तक आप इसका आंसर निकाल के मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर दो शाबाश। या अब आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का और एक होना चाहिए पता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। क्या होता है भी सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? आर्यमन शर्मा बताओ भी। Sir, supplementary angles are those whose sum is 180 and complementary is 90 degree. बहुत अच्छे, वेरी गुड, आया भी समझ में? बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट की फॉर्म में बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चन में ही मैं आंसर में ही नोट लिखा देता हूँ। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, ये बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो बहुत लेंथी पड़ेगा। इफ अल्फा एंड बीटा, क्या लिखवा रहा हूं मैं, अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स। अगर मैं अल्फा और बीटा दो एंगल्स ले रहा हूं इनको, अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कहूंगा तो क्या लिखूंगा कंडीशन? अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कब होंगे भी अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आए, 90 डिग्री आए, मतलब इन दोनों एंगल का सम आ जाए 90 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है एक चीज तो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन ये है, अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में आप क्या ध्यान में रखोगे भी? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाए बताओ शाबाश, 180 डिग्री। बहुत अच्छे, ठीक है, तो 180 डिग्री आ जाए तो इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, अदरवाइज बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, कर दो क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया, इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सोल्व होगा। कंसेप्ट में कोई डाउट थोड़ी है भी आपको? हाँ, काफी स्टूडेंट का आंसर भी आ रहा है अभी। आर्यमन शर्मा, कोमल वेरी गुड, आर्यमन बहुत अच्छे, वैष्णवी गुड, पार्थ गुड, आदर्श बालूनी वेरी गुड। मुस्कान बेटा ज्वाइन करने में इतना लेट क्यों कर दिया? सॉरी सर, वो एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और लाइट भी नहीं थी। आ गई लाइट अब? यस सर, अभी चार्ज में कर लिया। ठीक है, क्लासेस मिस मत करो, अभी कोई फायदा नहीं होगा फिर तो। अब देखो भी,
अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, तो बेटर तरीका क्या है इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना, मैं दो तरीके बताऊंगा यहाँ पे। एक तो आप मान लो कि लेट अस एज्यूम दैट द टू एंगल्स आर, सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ये तो था कंसेप्ट यहाँ पे, है ना, ये तो मतलब कंसेप्ट था। सॉल्यूशन देखो क्या है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट टू एंगल्स बी अल्फा एंड बीटा। अब मैंने दो एंगल अल्फा एंड बीटा मान लिए। अब ये क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मैं यहाँ पे कंडीशन भी साथ में मान ली कि वेयर अल्फा है वो ग्रेटर देन बीटा है, ये अपन ने ऐसा मानना है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है दोनों सप्लीमेंट्री हैं, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अपने को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो बताओ भी किसकी वैल्यू 18 डिग्री है? क्या मैं इक्वेशन से ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा माइनस बीटा 18 डिग्री होगा? इक्वेशन नंबर 2। अरे उसने खुद बोला है ना, एक एंगल मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा मैंने बीटा मान लिया, तो एक तो बड़ा होगा ना एंगल, तो मैंने मान लिया कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 18, और दोनों का सम 180 क्यों आया? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है कितना है? 180 डिग्री। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा अभी? सर वो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 18 क्यों होगा? मतलब इस लाइन को ध्यान से सुनो, द लार्जर ऑफ दी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने क्या माने? अल्फा एंड बीटा मान लिए, उनका सम कितना हो गया? 180। पहली इक्वेशन समझ आई? अब कह रहा है उनमें से भी लार्जर, तो मैंने मान लिया लार्जर अल्फा है, बीटा मान लो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। तो लार्जर अगर अल्फा है तो ये कह रहा है लार्जर ऑफ दी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो दो एंगल गिवन है ना, उनमें से लार्जर एंगल एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से। मतलब ये हुआ कि लार्जर एंगल्स में से आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको स्मॉलर एंगल मिलेगा। तो मैं क्या इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकता अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री? बताओ। ओके सर। समझ आया? यस सर। या तो फाइंड आउट कर दो आंसर फटाफट। अब तो बेहद इजी है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस 18 डिग्री कितना हुआ बताओ? आई थिंक 198 डिग्री। और 198 को डिवाइड करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा? 2 9 जा 99 डिग्री। और बीटा कितना आ जाएगा बताओ अभी? 81 डिग्री। तो अल्फा एंड बीटा दोनों एंगल आपको मिल गए, यही आपको चाहिए था। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं भी आपको या नहीं आ रही? काफी स्टूडेंट के आंसर आए थे भी, मिहिर तोलानी, अक्षिता मोदी, दिव्या, आदर्श बालोनी, पार्थ, वैष्णवी, आर्यमन, कोमल, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो भी दोबारा, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने पहले आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है एंड उसके बाद में क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो भी उसने बोला है कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ना, गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। गिवन एंगल्स मतलब ये चीज अपने को गिवन है कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये बात अपने को मेंशन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आप एक बात बताना। देन मैंने मान लिया लेट, मतलब उन एंगल्स को मान लिया, एक एंगल ले लिया थीटा और दूसरा एंगल ले लिया 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, टू एंगल्स ले लिए मैंने। क्या इसमें डाउट है? क्यों डाउट नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनका सम 180 आ रहा है ना भाई। मैं दो एंगल्स को ये मान सकता हूं ना, बोलो। मैंने यहाँ पे लिख दिया देन लेट टू एंगल्स बी थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। बताओ किस किस को नहीं समझ में आई भी ये बात? भाई एक एंगल थीटा मान लो, दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा मान लो, चाहे एक एंगल को अल्फा मान लो, दूसरा 180 डिग्री माइनस अल्फा मान लो, दोनों का सम आपको 180 ले लिया आपने पहले से, एक इक्वेशन खत्म कर ली। अब इसने क्या बोला है? अब इसने बोला है कि लार्जर एंगल एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री स्मॉलर एंगल से। आपको पता नहीं है लार्जर क्या है स्मॉलर क्या है, तो क्या करोगे आप बताओ?
कोई भी एक को लार्जर मान लो, तो मैंने कहा थीटा लार्जर है, तो मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से देखना, थीटा -180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 18 डिग्री ले ली, कोई डाउट है? अब ये बन जाएगा थीटा -180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। थीटा प्लस थीटा बताओ कितना हो गया, 2 थीटा, और यहाँ पे 180 को इधर भेज दिया मैंने, तो कितना बन जाएगा, 18 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बोलो भी 198 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 198 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बताओ, 99। 2 9 जा और 9 जा 99 डिग्री आ गया। अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई 99 डिग्री। अब तक मुझे ये नहीं पता कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा, तो मैं क्या काम करूंगा बताओ भी, क्या करना चाहिए मुझे, दूसरा एंगल भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि दूसरा एंगल तो क्या होगा आपको पता ही है, सेकंड एंगल क्या होगा, सेकंड एंगल तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, सो सेकंड एंगल सॉरी सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, तो रिजल्ट आ जाएगा 81 डिग्री। अब कौन सा एंगल ग्रेटर है वो आपको पता लगी गया, एक 18 डिग्री एक 99 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है 99 डिग्री वाला ग्रेटर होगा, तो ये आंसर है। समझ आया क्वेश्चन, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप, बोलो भी। हाँ जी, थोड़ा लग रहा है इंटरेस्टिंग या नहीं लग रहा? बोलो हाँ ना, कुछ तो कहो भी। Yes, sir. Good. Now we are going to take another question. और ये देखो भी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत सिंपल है, एक प्रोसेस है, एक पैटर्न है जो आपको समझ आना ही चाहिए, मतलब ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट करते ही आपको समझ आएगा, तब तक आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दो इसको साथ साथ में, ठीक है। यस, या अब तो समझ आ गया होगा शायद सबको। समझ आया भी क्वेश्चन क्या है? If fraction becomes 9/11, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यस, अब ये क्या करे, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, मतलब जो फ्रैक्शन है ना, कोई भी मान लो, जैसे फ्रैक्शन को मैंने x/y मान लिया, p/q मान लिया, जो मर्जी मान लो, अगर वो कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा, कब बन जाएगा, जब उसमें मैं 2 ऐड करूंगा, दोनों में, दोनों साइड में। अच्छा जी, कोई 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 5/, तो x + 3 और y + 3 करोगे तो ये 5/6 बन जाएगा। फटाफट सोल्व कर दो भी, जल्दी जल्दी सोल्व कर दो, शाबाश, कंसेप्ट मैंने बता दिया ऑलमोस्ट आपको। जितना जल्दी हो सके सोल्व इट। आपको स्टार्ट ऐसे करना है, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y, ये मान लिया आपने फ्रैक्शन। अब जो जो बोला है वो काम करते रहो। एक बार फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या क्या ऐड किया है, 2 ऐड किया है और एक बार 3 ऐड किया है, बस कर दो भी सोल्व, शाबाश। फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, दो इक्वेशन में नहीं, दो ही वेरिएबल है।
आया भी किसी का आंसर? फ्रैक्शन को x बाई वाई मान लो, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, यानी पहला बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। जैसे ही आप 2 ऐड करते हो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, या इसको मत दो, इसको आगे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैष्णवी गर्ग, आर्यमन शर्मा और आदर्श बालोनी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अक्षिता मोदी बहुत अच्छे, गुड। पार्थ गुड। ठीक है। दूसरा आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि अगर आप ऐड करते हो, यहाँ पे 3 एडिड किया जाता है, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, तब आपका दूसरा फ्रैक्शन सेट हो जाएगा भी। अब क्या करूंगा, इसको ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18, यानी 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी आपकी इक्वेशन बन जाएगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना भी? यस सर। या अब सेकंड इक्वेशन आपको यहां से बनानी है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, क्या बन जाएगी बताओ। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। क्या रिजल्ट बनेगा देखो, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है। ये क्या था अभी, x प्लस 3 था ना, या अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इन दोनों इक्वेशन को वापस लिख लेता हूँ यार एक बार। तो क्या करना चाहिए इनको सोल्व करने के लिए, बताओ भी, यहीं पे बता दो, कौन बताएगा क्या मेथड अपने को अपनाना चाहिए? आर्यमन बताओ भी, शाबाश। सर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन के लिए अपने को कौन सा वेरिएबल, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो इक्वल कर पाएंगे, अदरवाइज तो कोई इक्वल होगा ही नहीं। तो बेटर है नहीं आपका, सर, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू ले लेंगे ना। तो सब्स्टिट्यूशन बोलो ना फिर आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी। है ना। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से है ना एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मतलब 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 3, है ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको मैंने, ये आ गया x। सर 5 माइनस 3 होगा ना? हाँ माइनस ही तो लिखा है मैंने, -3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, put this value of x, put this value of x in equation 1। अब ये वाली वैल्यू क्या काम कर देंगे अपन, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या है इक्वेशन 1, 11। तो इक्वेशन 1 में पहले लिख देता हूँ, पहले मैं इक्वेशन 1 को लिख रहा हूँ, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, यही है इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना आप, ये आपका बन जाएगा 55y माइनस का 33 माइनस का 54y इज इक्वल टू माइनस का 24।
आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 यानी 9 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गई 9, राइट। अब y की वैल्यू आप 9 कहाँ पे पुट करोगे भी बताओ। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 कोई भी ले लो आप। इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले लिया। 2 इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू 9 है, तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस का 3, तो 45 42 आ गया। 42/6 आ गई x की वैल्यू, यानी x आ गया 7। सबको समझ आ गया अभी x 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ। 7/9। सो द 7/9 फ्रैक्शन, जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, 7/9 बन जाएगा। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बता देता हूँ भी, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि मतलब मेरे पास मार्क्स वाला था अभी या श्रीधर है, उसके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, निलय गुप्ता काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, 48 मार्क्स हैं। सौम्या शर्मा 49 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद में कपिल जैन आया नहीं है क्लास में अभी। वैष्णवी गर्ग 49 मार्क्स हैं। प्रांजल 49 मार्क्स हैं। अमनदीप जरमाल 47 मार्क्स, काफी अच्छा पेपर है अभी। आर्यमन शर्मा 49 मार्क्स हैं, थोड़ी सी सिली मिस्टेक थी एक क्वेश्चन में। कोमल कुमारी शायद एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो पहला ही क्वेश्चन होगा, आई डोंट नो। 48 मार्क्स हैं, ठीक है। मुस्कान 42 मार्क्स हैं आपके। बाकी स्टूडेंट्स के भी काफी अच्छे मार्क्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीक परफॉर्मेंस है, मैं उनसे बात कर लूंगा पर्सनली, तो आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें भी, ठीक है। और बाकी मैं ऑफिशियली मार्क्स सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तब आप देख भी सकते हो। कोई डाउट भी किसी को?